तो तीनों पैनलिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। शेखर सुमन जी हमारे बीच मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और शेखर सुमन जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का जो आप मंच पे पधारे हैं। शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, जिसके सौजन्य से ये एक खूबसूरत कल्पना डे टू ड्रीम, और कितना खूबसूरत शब्द है ये अल्फाज उड़ान, अ फ्लाइट। उड़ान में शब्द आपने अगर गौर फरमाया होगा तो इसमें दो और शब्द बड़े खूबसूरत छिपे हैं। उड़ान में एक है आन और दूसरा है दान, और मिल के फिर बनता है उड़ान। तो ये अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत कल्पना है। और किसी ने कहा है कि ज़िंदगी भर हम ढूंढते रहे कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी ना था कि जो मिला है उसका करना क्या है। तो ये बहुत अहम बात है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि कोई भी कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है, ख़ास तौर पे कोई म्यूज़िकल कार्यक्रम जब भी होता है, तो आपने देखा साजिंदे बैठे रहते हैं सब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और फिर आधे घंटे तक उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग होती है। तो जब सब एक दूसरे से मिल जाते हैं फिर प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करें? हम कनेक्ट कर सकते हैं मुस्कुराहट से, और हम कनेक्ट कर सकते हैं तालियों से। अगर हम सब तालियां बजाएं तो जैसे एक वाईफाई से एक कोई भी एपरेटस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो जाता है, उस हिसाब से हम सब कनेक्ट हो जाएंगे। और एक बार जब वो कनेक्शन हो जाएगा तो ये जो गुफ्तगू है वो और हसीन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ। एक पहला सवाल ये कि आप लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया है, लोग अक्सर इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए काम करते हैं, और कुछ एक लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, वतन के लिए करते हैं, सरजमीन के लिए करते हैं। आप लोगों की जो कल्पना हुई, जो शुरुआत हुई, वो किस लिहाज से हुई, आपसे पूछना चाहूँगा। हमारी जो NHMMI की जो कल्पना है वो समाज के लिए होकर हुई, और समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, जो NH के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, उनका ये विजन एंड मिशन रहा। उनका ये मानना था कि क्वालिटी हेल्थ केयर तो सब लोग देंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी रहे, और एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। जब कभी किसी भी रोग में जब हम उच्च स्तरीय उसके स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, तो जितनी स्वास्थ्य शैली महंगी होती है उसको कैसे सस्ता किया जा सकता है, कैसे उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसी कड़ी के तहत डॉक्टर देवी शेट्टी ने पूरे देश भर में करीबन 28 हॉस्पिटल चलाए। 28 हॉस्पिटल आज हम NH के चलाते हैं। देश से बाहर 4 हॉस्पिटल चलाते हैं, और ऐसे जो ये टर्शी केयर सेटअप्स हैं कुल मिला के हमारे 32 हैं, और 11 हॉस्पिटल जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में हैं। इसी योजना के तहत जब देश के हर क्षेत्र में पहुंचना था, तो रायपुर में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, सेंट्रल इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध नहीं थी। वजह क्या थी? मेरे को लगता है कि सबसे जो पहली वजह थी कि यहाँ जो डॉक्टर्स थे या शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख कर हम दूसरे शहरों में कर रहे थे, लेकिन अपने क्षेत्र में उसका विकास नहीं कर पाए। तो हमारा ये मानना हुआ कि हमने जब ये हॉस्पिटल चलाना शुरू किया 2011 से, तो हम देश भर से ऐसे डॉक्टर्स जो छत्तीसगढ़ रायपुर को बिलोंग करते थे, और रायपुर के ही ऐसे गणमान्य डॉक्टर्स जो उत्कृष्ट सेवा दे सकते हैं, उनको अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी सेवाएं, अच्छे प्रोसेस एंड सिस्टम्स में डेवलप करके हमने ये NHMMI को शुरुआत की। किस तरह से आपने उन लोगों को मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए? देखिए, क्योंकि परेशानी होती है कि जब लोग बाहर जाते हैं, जाहिर है कि वहाँ कमाई ज़्यादा होती है या नाम शोहरत ज़्यादा, तो लोग बड़े शहरों को या मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के या दूसरे विदेश जाके ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो एक छोटे शहर में आए या गांव में आए। तो किस तरह से आपने उनको मोटिवेट किया? सबसे पहली बात, किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो जरूरी रहती है, अगर वो किसी भी क्षेत्र में खिलाड़ी है तो उसको लगातार खेलना और आगे बढ़ता रहे।
अगर कलाकार है तो काम मिलता रहे, आगे बढ़ता रहे। ऐसी प्रोफेशनल जो लोग हैं, खासतौर पे जो क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए क्लिनिकल एपेटाइट सबसे बड़ी है। क्लिनिकल एपेटाइट अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको एश्योर करेंगे कि आपने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की अपने क्षेत्र में, कोई न्यूरो सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, ऑन्को सर्जन है, कि मैं आपको आपके काम के अनुसार एक एटमॉस्फेयर दूंगा। वो आपके घर पर यहाँ बैठे हुए, जो आपका राज्य है, जहां से आप पले बढ़े और जहां आप चाहते हैं, आपका सपना था कि आप अपने सबकी सेवा करें, वहीं जैसी स्तर देश के बड़े राज्यों में है या देश से बाहर है, वैसा स्तर मैं यहां लाकर दूंगा। वो हर किसी के लिए एक सपना होता है। तो अगर आप उनको एक क्लिनिकल एपेटाइट, क्लिनिकल एटमॉस्फेयर, कंजीनियल एटमॉस्फेयर देते हैं, तो मुझे लगता है हर प्रोफेशनल का ये सपना होता है अपनों के बीच में आगे बढ़ना। क्योंकि जब आप बुलंदी की शिखर पर पहुंचते हैं और अपने साथ ना हो उस बुलंदी के शिखर को देखने के लिए, तो फिर वो मजा नहीं आता। पता नहीं आता। और हो सकता है कि, और अमूमन ये होता भी है कि उनको देखकर फिर और लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कीर्तन जी, कीर्तन लाल साहू, नाम में लाल लगाया और पहन लिया हरा, हैं? ये कहाँ से आप, ये संतोषी कंस्ट्रक्शंस जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? ये बड़ी लंबी कहानी है, उसको छोटा करके सुनाइए। हाँ। हेलो, हाँ जी। ये अपन जो पहले कोरबा में रहते थे, कोरबा से स्टार्ट हुआ, तो अपन चले गए थे, एक ऑफर मिला हमको जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए। तो वहाँ एक गेस्ट हाउस का हमने काम किया, कि बहुत दूर है, मतलब बनी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, एक बहुत ही बड़ा। उस टाइम फारूक अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम मैंने वहाँ पर कंप्लीट। माहौल उस समय अच्छा था आपको? ऐसा कोई डर? माहौल तो बहुत ही, माने बहुत अच्छा माहौल है वो। कुछ अलग ही डिफरेंस एरिया है वो। अच्छा। माहौल बहुत ही अच्छा था, लोग। और मैं वहाँ लोकल अगर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ का मैं वहाँ पर एक लौता ही था। अच्छा। वहाँ पे मैंने वहाँ काम कंप्लीट किया। फिर मुझे एक ऑफर आया PWD का, यहाँ क्या बोलते हैं, रायपुर से, कि वहाँ एक स्कूल बनाना है और कुछ और का वर्किंग का ऑफर आया। मैंने उसको भी पूरा किया। फिर प्राइवेट में मैंने आया, प्राइवेट में काम करते करते 2-4 लोगों को किया, फिर उसको भरोसा हुआ, उसने अपने रिश्तेदारों को बोला। उसके बाद जो यही क्वालिटी जो मेंटेन करके रखो, सबको सुरक्षित चाहिए ना, कि अपना मकान कैसा बन रहा है। करेक्ट, सही। मतलब भाई छत ना गिर जाए, कुछ ना, हर छोटा बड़ा आदमी होता है, हर पैसा जो है हर किसी को मतलब कि टेंशन रहता है कि मैं काम करवा रहा हूँ, वो सही जगह में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए प्रॉफिट कम करके लोगों के सेवा किया। बहुत खूब जी। डॉक्टर साहब, यूसुफ मैम जी, यू आर द डायरेक्टर संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल। ये जो कैंसर शब्द है, ये इतना भयावह शब्द है, इतना भयानक शब्द है, और सदियों से लोग इसके खौफ में मर रहे हैं। ये इसका जो पहला प्राइवेट हॉस्पिटल आपने यहाँ खोलने के बारे में कैसे सोचा, एंड हाउ डिड यू कन्विंस पीपल कि ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है और यहाँ कैंसर का इलाज किया जा सकता है और कैंसर का इलाज हो सकता है, भरोसा रखिए। देखिए, 2001 से 2004 तक मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में था जी। तो इस क्षेत्र के बहुत सारे जो लोग हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में जाते थे। और चूंकि मैं यहीं रायपुर से ही हूँ मैं, तो बहुत सारे मरीज जो है वो दिल्ली आते थे और हमेशा ये बात कहते थे कि रायपुर में ये सुविधा नहीं है। तो 2004 में मैं रायपुर आया और मैंने यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू किया। और 2006 में हम लोगों ने 20 बेडेड एक बिल्डिंग को रेंट में लेकर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की। कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, चूंकि मैं सर्जन हूँ तो सर्जरी तो एक छोटे सेटअप में की जा सकती है, लेकिन इसमें रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन, ऐसी बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनका कॉस्ट करोड़ों में होता है, जो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं वो सुविधा अपने मरीजों को यहाँ दे पाऊँ। तो हमने ऐसे लोगों को खोजना शुरू किया जो कि दूसरे अस्पतालों में दूसरी जगह जाकर इन्वेस्ट करके ये फैसिलिटीज़ देते हैं। तो मुझे पता लगा कि CBCC एक ग्रुप है कैलिफोर्निया अमेरिका का, वो इंडिया में उन्होंने 4 सेंटर्स, अहमदाबाद,
चेन्नई और इंदौर और एक किसी और सेंटर में उनकी लगाने की तैयारी चल रही थी। तो मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। उन लोगों का एक ग्रुप जो है वो रायपुर आया, विज़िट किया और इस तरह से हमारा आपस में टाई अप हुआ और हमने एक 50 बेडेड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की शुरुआत की, जिसमें बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स जो हैं, जो कि लगभग 20 से 25 करोड़ के होते हैं, वो CBCC ने पूरा यहाँ पर हमारे साथ भागीदारी करके इंस्टॉल किया और इस तरह से सेंट्रल इंडिया के पहले इस तरह के कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, जिसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि उड़ीसा और यहाँ तक कि नागपुर के मरीज भी जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आने लगे 2009-2010 में। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक्सपांशन करते हुए पेट स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन और ब्लड कैंसर सेंटर की भी शुरुआत की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत की और एक आयोडीन थेरेपी ट्रीटमेंट होता है जो कि अभी भी सेंट्रल इंडिया में सबसे पहला सेंटर, इवन भुवनेश्वर, उड़ीसा या नागपुर में भी अभी भी ये सेंटर्स नहीं है, इसकी भी हमने शुरुआत की और वहाँ से भी जो है मरीज अभी भी हाई डोज आयोडीन थेरेपी के लिए हमारे सेंटर में आते हैं। कैंसर को लेके जो भी मिथ्य है या जो भी सच्चाई है वो क्या है? कैंसर के बारे में संक्षिप्त में अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहें तो क्या है? देखिए, कैंसर के बारे में लोगों में बहुत ही ये है कि ये कोई ऐसा जीवाणु है कि कीटाणु है कि वायरस है जो एक बार हो गया तो इसका ठीक होना संभव नहीं है। एक्चुअली कैंसर जो है वो हमारे शरीर की ही नॉर्मल कोशिकाएं हैं जो कभी कभी किसी स्टिमुलस के कारण अनियंत्रित ढंग से हमारे शरीर में बढ़ने लगती हैं और कोई छाले का या पेट में गोले का इस तरह का कोई रूप ले लेती हैं और जिस भी ऑर्गन में ये होता है उसको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे ये शरीर में दूसरे हिस्सों में फैलने लगता है। अगर कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में जांच करके इसका हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और आजकल बहुत सारे नए टारगेटेड थेरेपीज़ आ गए हैं जिसका ट्रीटमेंट करने से शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स में ही जाके वो दवाइयाँ काम करती हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी आजकल बहुत कम होता है। ये जानकारी लोगों को देना ज़रूरी है। बहुत खूब। नवीन जी, आप ये बताइए कि NHMMI हॉस्पिटल में क्या ऐसी खास बात है, उसमें क्या ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है? NH का हमेशा से एक मानना है कि हॉस्पिटल बनाना बहुत आसान प्रक्रिया है जी। स्ट्रक्चर खड़ा करना कोई बड़ा काम नहीं है जी। एक अच्छी पूंजी लगाकर आप अच्छा स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर तभी तक कामयाब होगा जब आप अच्छे क्लिनिशियन लाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और अपने क्लिनिशियंस को ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर देंगे। वन सेकंड, जब ये सब सुपर स्पेशलिस्ट एक छत के नीचे आते हैं जो NHMMI में हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी के हैं, चाहे वो नेफ्रोलॉजी के हैं, चाहे ऑन्कोलॉजी के हैं, कैंसर के हैं, चाहे जनरल सर्जरी के हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, जब ये सब लोग आते हैं और सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तो उनकी तारतम्यता को और एक पेशेंट को हर चीज का बेनिफिट मिल जाए एक ही छत के नीचे, ये अपने आप में सफलता की कहानी होती है। तो NHMMI में जब कोई पेशेंट आता है तो वो खाली कैंसर के लिए नहीं आता या खाली कार्डियोलॉजी के लिए नहीं आता, वो पूरा अपनी पूरी ऊपर से नीचे जांच के लिए आता है। तो जब कभी एक अंग में कुछ प्रॉब्लम है और उससे कनेक्टेड कोई दूसरे अंग में कुछ हो सकता है तो उसका विशेषज्ञ भी साथ में बैठकर उसका ट्रीटमेंट करता है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो NHMMI की विशेषता है, जैसा मैंने पहले कहा कि डॉक्टर देवी शेट्टी का विजन है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो हम साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट है उस पर कम से कम भार पड़े, जितना कम उसके ऊपर भार पड़े, साथ ही साथ में जो देश की बाकी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनका उसके सामंजस्य के साथ बिठाते हुए वो अपना ट्रीटमेंट कैसे ले सकता है।
इसको अफोर्डेबल कैसे बनाते हैं आप? देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक टेक्नोलॉजी, दूसरा जब हम 28 हॉस्पिटल चलाते हैं तो जो वॉल्यूम्स हैं, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के वॉल्यूम्स हैं, वो एनएच बहुत अच्छे ढंग से पेशेंट को पास ऑन करता है। मुझे लगता है हम देश में एक इकलौता हॉस्पिटल हैं जो पेशेंट को जितने बेनिफिट्स हैं वो उसके बिल पर दिखाकर पहले से ही पास ऑन करते हैं। ये बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ ट्रीटमेंट करवाने पर मिले। जो दवाइयाँ हैं, जो उपकरण हैं, जो डॉक्टर्स के पार्ट हैं, वो उसको सामने स्पष्ट होकर मिलता है। दूसरा, जो ट्रांसपेरेंसी है उस स्वास्थ्य प्रणाली की, वो अपने आप में इस तरह से है कि ज्यादा अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना हो, तभी आपका वो क्वालिटी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। यहाँ लोगों का विश्वास बीच में अभी मालूम नहीं कितना है, लेकिन बहुत कम हो गया था डॉक्टरों के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति। ये एक अवधारणा सी बन गई कि वहाँ जाओगे तो लुट के ही आओगे, मतलब अगर वैसे जिंदा आ गए तो बिल देख के मर जाओगे और बिल चुका नहीं पाओगे। और ऐसा भी कहा गया कि डॉक्टर्स जो हैं या कोई हॉस्पिटल जानबूझ के आपकी बीमारी को प्रोलॉन्ग करते आखिर तक, और कभी कभी टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, उनको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पे डाल के ज़िंदा रखा जाता है ताकि आपका बिल बढ़ता रहे और हॉस्पिटल की कमाई होती रहे। तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपसे भी पूछना चाहूँगा मैं उनसे, आपकी क्या कुछ आप लोगों की प्रक्रिया रही है और क्या कुछ प्रयास रहा है? ये जो विश्वास है पेशेंट और डॉक्टर का जी, इसको कायम करने के लिए जो सबसे हम जरूरी जो चीज करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट आता है तो इनिशियल डायग्नोसिस से जब उसकी काउंसलिंग रहती है जी, और स्टेप बाय स्टेप हम जब उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये अभी खर्चा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये एक पार्ट है। हाँ। दूसरा, इसको और एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं, एक छोटा सा है। जितने सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें से कुछ लोग शायद इस कहानी इसको जानते भी हैं। एक पेशेंट NHMMI में आया, करीबन 300-400 किलोमीटर दूर से किसी डॉक्टर ने उनको रेफर किया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको कार्डियक सर्जरी आपकी हो सकती है, हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। उन्होंने 350 किलोमीटर उस पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठाकर भेजा, साथ में ऑक्सीजन लगाकर। पेशेंट आया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की, कहा गया था कि 4 से 5 लाख खर्चा आएगा आपका CABG करवाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। वो मात्र छोटा सा खर्चा था उसका 50,000 का, और वो भी इसलिए क्योंकि वो जो ट्रेवल में आए और उसमें जो डिस्कम्फर्ट होके जो उनकी कार्डियक डिजीज डेवलप हुई, तो पेशेंट के लिए अपने लिए कहानी थी कि जिस शहर से आए थे वहां से ये कह के भेजा गया कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, आप बचेंगे नहीं, 3.5-4 लाख का खर्चा होगा। तो अगर वो हमारे एथिक्स नहीं होते, हम वो विश्वास पेशेंट में नहीं कर पाए, तो हम शायद वो 30-40 हजार में जो उसका हमने ट्रीटमेंट किया, और उस शहर के बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे। अच्छा, तो आज वो ऐसा विश्वास है कि छोटी मोटी बीमारी के लिए भी वहां से हर किसी को रेफर करते हैं, वहां जाओ तो आपको राइट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वो जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया, और उसका जो हम मेडिकल ऑडिट करते हैं, हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो रेगुलरली हर पेशेंट की फाइल का मेडिकल ऑडिट करते हैं कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस शुड नॉट बी गिवन। करेक्ट। सो दैट इज वेयर वी क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस अमंग द पेशेंट कम्युनिटी। न्यूज़ साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मेरा ये मानना है कि ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर ऑडिट और टीम वर्क अगर हो तो ये चीज़ें नहीं होती। जैसे कि मैं संजीवनी CBCC की ही बात करूं तो हमारे यहाँ जो है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली भी। कोई भी इवन जो है, हम छोटा से छोटा जो पेमेंट का भी लेन देन जो है वो पूरा चेक से होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैलिफोर्निया से अटैच्ड है। दूसरा, मैंने आपको कहा रेगुलर ऑडिट, कि कोई भी पेशेंट जिसको कोई अननेसेसरी इन्फेक्शन हो गया हॉस्पिटल में, तो वो क्यों हुआ, अगर वो मॉर्बिड हो गया, ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वो क्यों हुआ, ऐसा उसके पीछे क्या कारण था, और अगर कोई पेशेंट एक्सपायर भी हो गया तो वो क्यों हुआ, इसकी रेगुलर ऑडिट जो है वो होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे कही कि टीम वर्क, तो संजीवनी में एक खास बात है कि कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको कैंसर सर्जन अकेला नहीं देखता। कैंसर सर्जन, कीमोथेरेपी विशेषज्ञ, रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ,
तीनों जो है मरीज को एक साथ देखते हैं। जैसे कि अब आप ये शब्द तो बहुत कम समझ पाएंगे, लेकिन हार्ट में आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी एक मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो अगर वो हार्ट सर्जन के पास जाएगा तो वो बोलता है कि मैं इसकी हार्ट की सर्जरी करूंगा, और वो कार्डियक फिजिशियन के पास जाएगा तो वो बोलेगा नहीं सर्जरी नहीं, मैं इसमें एंजियोप्लास्टी करूंगा। लेकिन अगर वही मरीज एक ऐसी टीम के पास जाता है जहां पे कार्डियक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों बैठे हैं, तो इस चीज की संभावना कम हो जाती है कि उसको कोई गलत ओपिनियन मिलेगा। तो यही ट्यूमर बोर्ड में भी होता है कि जब कोई मरीज कैंसर सर्जन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ एक साथ जब देखते हैं तो मरीज को कोई भी गलत ट्रीटमेंट मिलने की संभावना कम हो जाती है। जब कोई एक आदमी किसी मरीज का इलाज करता है तो वो अपने हिसाब से कि भाई मैं इसको इस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहता हूं वो कह सकता है, लेकिन जब एक टीम इसमें इन्वॉल्व होती है तब फिर वहां पर उस आदमी की इच्छा की या उसकी समझ की बात नहीं होती, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की बात होती है। क्योंकि दूसरा आदमी, दूसरा डॉक्टर तुरंत उसको टोक देता है कि नहीं भाई इसमें हमको ये नहीं ये करना है, तीसरा आदमी बोल देता है कि नहीं भाई इसका एविडेंस ये है, हमको ये करना है। तो अगर रेगुलर ऑडिटिंग, टीम वर्क और जो है ट्रांसपेरेंसी हो तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। एक सवाल आप लोगों से बहुत ऑनेस्टली जवाब चाहूँगा, वो ये कि कहा जाता है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े लोगों के लिए, वो अमीरों के लिए, गरीब को तो मरना लिखा है। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाएगा और बड़े डॉक्टर्स उसको एक आश्वासन दे के भी कहते हैं तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा लो, यहाँ तो दिक्कत होगी तुम्हें। ऐसा कभी हुआ है कि कोई गरीब आया हो, ज़रूरतमंद हो और आपने उसको उसका मुफ्तिया इलाज किया हो, या ऐसा चलता रहता है, या ऐसा उसका भी एक कोटा बंधा हुआ कि इतना ही और इससे ज़्यादा नहीं? देखिए, मैं इसमें अब आपको ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक खूबचंद बघेल योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मरीजों को 20 लाख तक का ट्रीटमेंट देती है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख तक का इलाज जो है गरीबों का फ्री में होता है। और ये इतना ज़्यादा अभी सुलभ हो गया है लोगों के लिए कि इवन अगर वो स्मार्ट कार्ड जो बोलते हैं नहीं बना पाया है और अगर उसके पास 1 रुपए का गरीबी रेखा का राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट ये सुविधा देती है कि आप अपने अस्पताल में ही उस कार्ड का आप डाटा भर के वो कार्ड अगले दिन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारी 20 करोड़ की मशीन है, रेडियोथेरेपी की मशीन, इसमें आज 75% पेशेंट्स जो हैं वो आयुष्मान भारत की योजना के लाभ के तहत ही महंगा ट्रीटमेंट जो है वो करा रहे हैं। जिस ट्रीटमेंट का खर्च 1.5 लाख रुपए होता है वो आज खूबचंद बघेल योजना और आयुष्मान योजना के कारण 75% पेशेंट्स जो है वो इस योजना का लाभ हमारे हॉस्पिटल में भी ले रहे हैं। इस बात पे तालियां तो बजनी चाहिए, बहुत खूब। और ये सारी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और पहुंचनी भी चाहिए। जो लोग इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, जो इस बात से अनभिज्ञ थे, इन सब तमाम जो फैक्ट्स हैं, तो वो भी जान जाएंगे। KLS कौन है आपको मालूम है? KLS कौन है? KGF एक पिक्चर आई है, आपने सुना है नाम KGF? और KLS कौन है? नहीं, आप ही हैं, कीर्तन लाल साहू आप ही हैं, अपना ही नाम नहीं पहचान रहे हैं भाई। आप KLS हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। देखिए आप मशहूर हो रहे हैं, अब आप पे भी बायोपिक बनेगी, आप पे भी एक फिल्म बनने वाली है जल्दी, मतलब रैग्स टू रिचेस स्टोरी। कि आदमी जब उड़ान भरता है तो उड़ान की सीमा कहाँ तक होती है कोई नहीं जानता। अगर देखना है मेरे उड़ने का अंदाज तो आसमान से कह दो कि थोड़ा और ऊपर हो जाए और ऊंचा हो जाए। तो वो उड़ान मैं आप में देख रहा हूँ कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी। और कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ रहा है? और हाथ नहीं तो क्या रहा है? जी 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 मेरे वाइफ का ही नाम संतोषी है, उसी के नाम से मैंने कंस्ट्रक्शन खोला था। जब आप लोग बात कर रहे थे ना, हाँ, तो आप अपनी वाइफ के नाम की माला जप रहे थे। मैं एक जगह खो गया था। हाँ। कि मेरे एक लड़का था, कोई 19 साल का लड़का था, एक्सपायर हो गया 2018 में। ओह, आई एम सॉरी टू। 2018 में। अच्छा। तो उस टाइम मेरे जो आप जो वो बात बोल रहे थे उस चीज़ को मैंने सोच रहा था। वहाँ डॉक्टर क्या किए, ट्रामा सेंटर कोरबा में, जी, ठीक है,
उसके सर पे चोट लगा था, गंभीर चोट लगा था उसका। तो वहाँ एक्सपायर तो हो गया था, वो उसी टाइम हो गया था, लेकिन उसको रात भर और दिन भर रख करके बिल 5 लाख का बना दिया डॉक्टर लोग। अरे जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया तो पता चला कि ये तो खत्म ही हो गया। मैं उस आप वहाँ सिचुएशन में भावनाओं- मैंने खो गया था। जी मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने इन लोगों से ये सवाल किया था। मैं मैं वही दोबारा सोच इनसे रहा था पूछूंगा कि कि ऐसे सिचुएशन तो में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी गरीब इंसान अगर कोई इलाज करने गया है, जी। उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत सबको होता है अपने बच्चे को ऊपर, अमीर हो या तो गरीब बाकायदा हो, ही डॉक्टर्स है को ना? हिपोक्रेटिक है ओथ ना? दिलाया तो जाता आपने है। सही सही बात की है, मेरे को वही सुन रहा था, वो सुन के सुकून मिल गया मुझे। काम की तो ऐसा नहीं, देखिए हम लोग काम तो कर ही रहे हैं जी सेट का काम हो, दाल मिल का काम हो या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, जी। पूरा कंप्लीट ही काम कर रहे हैं अभी। कोरोना काल में जब जी। सब चीजें बंद होने को आ गई तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियों का सामना ऐसा सर, देखिए मेरा वाइफ जो है खुद ही को कोरोना से ग्रसित था वो, अच्छा, और एक हॉस्पिटल में भर्ती था। उस बात time घूम फिर के देखिए हॉस्पिटल पे आ जा रही है। हाँ नहीं, और 15 आप दिन तक फिरे मैं हुए उसके हैं साथ 2 डॉक्टर से अभी। नहीं आप दोनों तो इधर भी डॉक्टर उधर भी डॉक्टर, बच के कहाँ जाइएगा? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं 15 से 16 दिन तक मैं खुद ही हॉस्पिटल में था, उनको साथ में। अब वो तो ऐसा बीमारी है कि लोग तो बस सुनते ही दूर हो जाते हैं उनको, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, शॉर्ट था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था, और हर मरीज को कम से कम 6 इंजेक्शन लगाना जरूरी था। अब वो यहाँ वाइफ है, वहाँ और है, वहाँ और है, सबको देख करके किसी को लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। मैंने कम से कम कंटिन्यू 5-6 रात सोया ही नहीं। बस ये लगा रहता था कि भाई कहाँ मिलेगा इंजेक्शन, बताओ। ब्लैक में मिल जाए, उस टाइम तो ब्लैक 40,000 50, लास्ट में 90,000 चला गया वो। बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जिसके यहाँ जो मर जाता था, जिसके यहाँ बचा रहता था, 2-3 इंजेक्शन मैंने सबको लेता था, और बाकी पड़ोसियों को भी लगवा देता था मैं। नहीं मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। और मेरे पिताजी खुद बहुत बड़े डॉक्टर थे। ही वाज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज बिहार। ही वाज अ ग्रेट सर्जन। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। मैंने बहुत देखा है, बहुत सीखा है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ही वाज अ वेरी कॉन्शियस डॉक्टर। और मैंने हमेशा देखा कि घर में इसी बात पे लड़ाई होती थी कि माँ हमेशा कहती थी कि हर मरीज़ को अगर आप मुफ्त देखेंगे तो घर कैसे चलेगा। पर ही सेड दैट्स द वे आई एम, कि ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं बिहार में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैसे नहीं दे सकते। तो मैं जहाँ तक कर सकता हूँ मैं करता जाऊँगा। और मेरे ख़्याल से ये भावना आप सब में है, ये कुछ कर गुजरने की और समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक मानवीय पक्ष जो है उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं। बस एक आखिरी सवाल, ये उड़ान अभी इस उड़ान का नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या है? ये अगली उड़ान कहाँ तक है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, पिछले जो 2 वर्ष रहे कोविड के, जी उसमें एक जो पॉजिटिव बात हुई वो ये हुई, छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो रहा है। हाँ। लेकिन अपने लोगों का अपने डॉक्टर्स पर, अपने हॉस्पिटल पर विश्वास वो होना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। तो जब वो लॉकडाउन लगा, तो जब यहाँ रायपुर या रायपुर के आसपास के शहरों से लोगों ने यहीं के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, जिन सर्जरीज के लिए, कॉमन सर्जरीज के लिए जो ट्रेवल करते थे और यहाँ कराया, तो उनका विश्वास जगा। तो मुझे लगता है कोविड में ये एक बहुत पॉजिटिव था। तो अभी NHMMI और हम सब हेल्थ केयर में जितने लोग हैं, हम सब का प्रयास ये है कि क्षेत्र से किसी को भी किसी छोटे या बड़े इलाज के लिए हमारे राज्य से बाहर ना जाना पड़े। यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस ट्रीटमेंट के लिए आप बाहर जाकर खर्चा करेंगे, साथ में अपने परिवार से दूर जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहकर यहीं अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट और कराइए। अपनों पर विश्वास करना बहुत अपनों जरूरी पर है। विश्वास कीजिए। जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपनों को ये कह रहे हैं कि हमें तुम पर विश्वास नहीं, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो विश्वास जागा किसी भी तरीके से जागा। हालांकि देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कोरोना की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी निकल के आई। उनमें से एक ये है, क्या आपकी उड़ान जो है अब अगली उड़ान कहाँ तक है? अभी हम लोगों का एक्सपांशन का प्लान है सर। नाउ वी आर कमिंग अप विथ 100 मोर बेड्स, 4 मेजर more operation theaters and more sophisticated and advanced radiotherapy machine। तो इस तरह से जो है ये हमारा हॉस्पिटल अभी 100 बेडेड हॉस्पिटल है, ये 200 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। और आप अब जरा जल्दी बता दें कि आगे क्या आपके ड्रीम्स क्या हैं, सपने क्या हैं?
सपने मेरा ये है, संतोषी कंस्ट्रक्शन को कहाँ तक ले संतोषी जाएंगे? कंस्ट्रक्शन तो वो तो है अपनी जगह में, लेकिन मेरा एक सपना है जी कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल जी, में, जी, मैं जी। बनाना चाहता हूँ उनको डॉक्टर। हाँ। और डॉक्टर ऐसे बनाऊंगा कि उसका खाली फीस ही लेगा और केवल मतलब जो चार्जेस वही लेगा, प्रॉफिट नो प्रॉफिट। बहुत खूब। इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों ने जो किया है वो वाकई प्रशंसनीय है। उसके आन के लिए, मान के लिए, बान के लिए, सम्मान के लिए जो कुछ आपने किया उस सब पर हम सबको अभिमान है। एंड हियर्स विशिंग ऑल ऑफ यू ह्यूज सक्सेस, और आप लोग अपने ड्रीम्स को इसी तरह से कायम रखिए और आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। थैंक यू।